हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सबके लिए बहुत यूज़फुल चैनल है और आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लाती रहती हूँ। चाहे वो बच्चे डीएड के हैं, बीएड के हैं, एमएड के हैं या फिर यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट उनके टॉपिक्स हैं वो मैं लाती रहती हूँ। रोज़ साथ जितने भी टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप चैनल पर जाते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन बना होता है और उस पर आप जाते हैं तो आपको आपके सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आप उसको देखिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 1975 मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005 में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। पर फिर भी मैं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो क्लियर हो सके। तो उसी के अंदर क्या है, आपकी बात होती है द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन की, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है 1992 से चलता आ रहा है। 1992 में जो कमेटी बनी थी और कमेटी 1993 में जो रिपोर्ट लाई थी उसके अंदर लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 को दोबारा एक बार फिर से लाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, लर्निंग विदाउट बर्डन को। क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, यशपाल कमेटी पूछी जाती है। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत पूछा जाता है यशपाल कमेटी, तो वो ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यशपाल कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए, इन 1992 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम MHRD भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप अ नेशनल एडवाइजरी कमेटी with Yashpal as chairman to go into the issue of overburdening of schools children। अब देखिए, इसमें क्या है, 1992 में जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं आज के टाइम पे, MOE। तो इसको लिख देती हूँ मैं, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज के टाइम में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इन्होंने क्या है, 1992 में एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई और वो कमेटी का काम क्या था, उनका एक इशू था कि ओवर बर्डनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पर बहुत क्या है, बर्डन हो रहा है, और उस बर्डन को कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे यशपाल। तो देखिए, जो डॉक्टर यशपाल थे, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जो इनका और यशपाल कमेटी पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, डॉक्टर यशपाल एक साइंटिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे वो, और इनका क्या है, एजुकेशन के अंदर बहुत योगदान रहा है। 2017 तक जो इनकी एज 90 की थी, तब तक भी क्या है, एजुकेशन से जुड़े रहे। 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका क्या है, ये यूजीसी के चेयरमैन ये रह चुके हैं। और इसमें क्या है, इन्होंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो लेकर आए एजुकेशन में, कि एजुकेशन किस तरीके से होती है। और बट जब हम इस ओवर बर्डनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो ये स्कूल लेवल की बात हो गई है, तो यहाँ हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि इनकी एक और कमेटी थी, अभी हम उसकी भी बात करने वाले हैं, वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सेकंड पॉइंट इसका हम देख लेते हैं।
तो देखिए दिस कमेटी इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द यशपाल कमेटी, यानी कि इस कमेटी को हम क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की हम बात कर रहे हैं, और इसको हम कभी कभी क्या है यशपाल कमेटी के नाम से भी बोल देते हैं। हैंस स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड देयर आर 2 यशपाल कमेटी। इसलिए क्या है बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि यशपाल कमेटी 2 है, जो भी मैंने बताया था कि स्कूल लेवल के लिए, एक हायर एजुकेशन के लिए। तो 2 कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखिए रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उच्च शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प पर सलाह देने वाली समिति। तो ये प्रोफेसर यशपाल की समिति थी, ये 2009 की है। यानी कि अगर आपको यशपाल कमेटी 2009 पूछा जाए तो इसका मतलब हायर एजुकेशन की बात हो यहाँ पर हो रही है। और जो सेकंड थी वो थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1993। और अगर आपसे पूछा जाए यशपाल कमेटी 1993 तो इसमें आपकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी आएगी, या फिर नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम से आता है तो इसमें का मतलब है यशपाल कमेटी के बारे में आपसे बात की जा रही है। तो देखिए ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लास चलती है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा, और वैसे बहुत ईजी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो 2 तरह की कमेटी यशपाल के नाम से जानी जाती हैं, डॉक्टर यशपाल के नाम से, तो क्या अलग अलग लेवल पर, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक स्कूल लेवल पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3rd पॉइंट। तो देखिए द कमेटी हैड टू कंसीडर हाउ टू रिड्यूस द बर्डन ऑन एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, स्पेशली द प्राइमरी लेवल। यानी जो इस कमेटी का काम क्या था, इस कमेटी का काम था कि जो एजुकेशन का बर्डन है, शिक्षा का जो बोझ है, वो किस तरीके से कम किया जाए। और ये हर एक लेवल पे यहाँ पे बात हो रही है, एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा के अलग अलग स्तर हैं उन सभी स्तरों पे, जिसमें स्पेशली किसकी बात की गई है, प्राइमरी लेवल की बात की गई है, यानी कि प्राथमिक स्तर की बात की गई है। नेक्स्ट है इसमें द कमेटी ऑल्सो हैड टू कंसिडर हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि कमेटी को सिर्फ बर्डन कम ही नहीं करना था बल्कि एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ाने की बात करना था, कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता किस तरीके से बढ़ाई जाए, तो इस पर भी उनको वर्क करना था, तो इसीलिए कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th पॉइंट। तो देखिए 5th पॉइंट में आपको दिस कमेटी केयरफुली इंस्पेक्टेड द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस्ड एंड पार्टिसिपेटेड बाय एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। यानी कि ये जो कमेटी है या समिति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसका क्या काम था, इनका काम था कि वो ध्यान से जितना भी जो भी सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, यानी कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती है, उनको प्रोड्यूस करे और जो उनको देखे कि किस तरीके से वो बनाई गई हैं और किस तरीके से वो काम में लाई जा रही हैं। क्योंकि अगर उनको जब तक स्टडी नहीं किया जाएगा तब तक उनके अंदर कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका काम ही इंस्पेक्शन का था, यानी कि उनको देखने का कि जो भी सिलेबस टेक्स्ट बुक पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा कि किस तरीके से वो है, एज वेल एज द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक प्रिवेलेंट इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री। प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, अलग अलग प्रांतों को। और इसमें सिर्फ ये बात नहीं थी कि यूजीसी को सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई की, बल्कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर जो अलग अलग प्रांत है, प्रोविंसेस, अलग अलग प्रांतों में भी जो पढ़ाई हो रही है, बच्चों को सिलेबस करवाया जा रहा है, टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है, उन सब पे उनको स्टडी करना था, उन सब पे उनको देखना था कि किस तरीके से वो पढ़ाया जा रहा है और बच्चे किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 6th पॉइंट। तो देखिए 6th पॉइंट में है इट कंसल्टेड स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, चेयरमैन ऑफ एजुकेशन बोर्ड, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन इनोवेशन, कोर्स मेकर, कोर्स राइटर, प्राइवेट पब्लिशर्स एंड फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि इन्होंने क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर एक कमेटी बना दी तो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में कंसल्टेशन हो रहा है, यानी परामर्श लिया जा रहा है, सलाह परामर्श हो रहा है। तो ये क्या है, इसके अंदर इन्होंने सभी जो स्कूल टीचर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया, उनसे भी सलाह मशवरे किए, इन्होंने प्रिंसिपल से बात की, स्कूल के जो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे भी डिस्कशन किया गया, कंसल्टेशन किया गया। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी कि स्वायत्त जो संस्थाएं होती हैं जो खुद से चलती हैं और कुछ बदलाव लाना चाहती हैं,
उनसे उन्होंने बात की, जो कोर्स मेकर हैं उनसे बात की, जो कोर्स को लिखते हैं उनसे भी बात की, जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं और फेमस एजुकेशनिस्ट है जो, यानी कि बहुत ही जो प्रसिद्ध शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षा शास्त्री होते हैं, उनसे उन्होंने बात की। तो बेसिकली सबसे कंसल्ट करके इसमें जो चेंजेस वो लाया गया है, ये कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट लाई गई थी, रिकमेंडेशंस लाए गए थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 5 लोगों का ये एक कमेटी बन गई है और उन्होंने आपस में डिस्कशन करके इसको कर लिया, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th पॉइंट। तो देखिए 7th पॉइंट है, फाइनली ऑन 15th जुलाई 1993 द कमीशन रेंडर्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन टू द गवर्नमेंट। यानी कि 1992 के अंदर इसका गठन किया गया था इस समिति का, और 1993 15 जुलाई को जो इसके जो रिकमेंडेशन से रिपोर्ट पूरी बनकर आई थी, जिसको इन्होंने नाम दिया लर्निंग विदाउट बर्डन टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यानी कि ये जो रिपोर्ट थी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो वो 5 पार्ट्स कौन से हैं देख लेते हैं हम। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा पार्ट है, यानी कि 5 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट था वो कौन सा था, ऑब्जेक्टिव्स का था। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आया, इट एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी एंड डिस्कस इट्स मेथड्स ऑफ वर्किंग। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि उद्देश्य निर्धारण किए जा रहे हैं सबसे पहले, कि हम जो कमेटी है वो क्यों बना रहे हैं, है ना, क्या उसके उद्देश्य हैं, और उसके अंदर जो हम काम करेंगे उसके लिए कौन से हमें तरीके इस्तेमाल करने हैं, कौन से मेथड, कौन सी विधियाँ हमें यूज़ करनी है ताकि जो हमारी रिपोर्ट है वो अच्छी बन सके। तो ये क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका यानी कि सेकंड जो पार्ट है इसका दूसरा, वो है प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड। यानी कि क्या पाठ्यक्रम के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सेकंड इसका पार्ट आता है। तो देखिए इसके अंदर इट डिस्कसेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। यानी कि बात करता है जो स्कूल एजुकेशन है, यानी कि विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है और उनमें जो प्रॉब्लम्स होती है, एंड एक्सप्लेन्स द टर्म्स एकेडमिक बर्डन। और उसके अलावा क्या है, जो एकेडमिक टर्म बर्डन है उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है, एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा के स्तर हैं उनके क्या है अलग, उनको एक्सप्लेन करता है। क्योंकि देखिए आपको अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है तो आपको अलग अलग लेवल्स पे करनी पड़ेगी। तो वही काम इन्होंने करा कि जो अलग अलग लेवल्स थे एजुकेशन के, उन सब में जो एकेडमिक बर्डन है उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया कि क्या प्रॉब्लम आती है एजुकेशन के अंदर। इसके बाद में जब इन्होंने फाइंड आउट किया प्रॉब्लम को, तो उसका रूट को इन्होंने देखा। थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है रूट ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका रूट क्या है, क्या कारण है वो प्रॉब्लम आने का। तो इट डिस्कसेस द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनके कारणों को इन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है। तो देखिए फोर्थ में क्या आ गया, रिकमेंडेशंस आ गए। यानी कि इन्होंने प्रॉब्लम का पता लगाया, उनकी कॉजेज का पता लगाया, अब उस क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, यानी कि सिफारिशें लेकर आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं एजुकेशन को लेकर। यानी ये सजेशंस हो गए ये सब। इट सजेस्ट ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। यानी कि जो समस्याएं उनका समाधान इन्होंने सजेस्ट किया, उनके समाधान के बारे में इन्होंने बात की। इसके बाद में फिफ्थ में आता है अपेंडिक्स। तो देखिए अपेंडिक्स को हम बोलते हैं परिशिष्ट, हिंदी के अंदर परिशिष्ट। तो परिशिष्ट क्या होता है, एक तरीके से जो लास्ट हम एक ऑर्डर पास कर देते हैं ना कि इतनी रिकमेंडेशंस रखी है, मान लीजिए 50 रिकमेंडेशंस रखी गई है, 50 रिकमेंडेशन, उसमें से 40 रिकमेंडेशंस को मान लिया गया है, तो वही क्या है ऑर्डर बन जाता है। तो ये क्या अपेंडिक्स है, फिफ्थ जो लास्ट हमारा स्टेप होता है, यानी कि पार्ट है ये, जिसके अंदर क्या है, इट इंक्लूड्स द ऑर्डर अंडर विच द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि इसके अंदर क्या है, ऑर्डर होते हैं जिसके अंदर क्या है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिनकी वजह से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। यानी कि कमेटी किस लिए लाई गई थी कि बर्डन को कम किया जाए, और उस बर्डन को कम करने के लिए जो जो इन्होंने वो सॉल्यूशंस दिए, सजेशंस दिए, उनको जो फाइनली अप्रूवमेंट मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो वो क्या है अपेंडिक्स मिल जाता है। अब देखिए इसके बाद में इसके रिकमेंडेशंस देख लेते हैं हम क्या क्या है। ये हमने 5 पार्ट्स देखे कि जो रिपोर्ट थी वो 5 पार्ट्स में डिवाइड थी, और रिपोर्ट्स क्या थी वो भी हमने डिस्कस किया। तो अब इसके रिकमेंडेशंस देख लेते हैं।
रिकमेंडेशंस ऑफ द यशपाल कमेटी 1993 आर गिवन बिलो, यानी कि जो भी रिकमेंडेशन सिफारिशें दी गई थी 1993 की यशपाल कमेटी की, तो क्या क्या रिकमेंडेशंस थी उसमें जो फर्स्ट है वो है आपका द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द करिकुलम एंड राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड इन्वॉल्व मोर टीचर्स। यानी कि यहाँ बात की गई है जो प्रोसेस है पाठ्यक्रम बनाने का, करिकुलम को बनाने का और टेक्स्ट बुक लिखने का, उसको क्या है डिसेंट्रलाइज की जाए, यानी कि विकेंद्रीकृत उसका करा किया जाए और उसमें क्या है टीचर्स को जोड़ा जाए। यानी कि अब यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही जो संस्था है वो मिलकर इसको नहीं बना रही है और पाठ्यक्रम को बना के टेक्स्ट बुक बना के ये सारा काम नहीं कर रही है, बल्कि इन्होंने बोला डिसेंट्रलाइज किया जाए और इसमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि टीचर्स बेटर बता सकती हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चे क्या पार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं बुक का या क्या उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसलिए क्या है डिसेंट्रलाइज उसको करने की बात की गई। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है एजुकेशन कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। यानी कि जो एजुकेशन कमेटीज़ हैं यानी शिक्षा समितियाँ हैं, ये क्या है अलग अलग लेवल पर भी बनाई जानी चाहिए, जैसे कि विलेज है, आपके गांव है या छोटे छोटे कस्बे हैं, कोई आपके ज़िले हैं, तो हर एक लेवल पे क्या है आपकी शिक्षा समिति होनी चाहिए, एजुकेशन कमेटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें थर्ड पॉइंट। तो देखो थर्ड पॉइंट में है आपका द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीएसई शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू केवीएस एंड द नवोदय विद्यालय ओनली। यानी कि जो सीबीएसई का अधिकार है डिसीजन लेने का, तो वो क्या है वो केवीएस और नवोदय विद्यालय तक ही होना चाहिए एंड ऑल अदर स्कूल्स शुड बी एफिलेटेड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स। इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं वो क्या है आपके स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड होने चाहिए, मान्यता प्राप्त होने चाहिए और उनके द्वारा उनका क्या है एक तो होता है ना अप्रूवल होना, तो उनसे होना चाहिए। यानी कि जो सीबीएसई है जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो हमारे जो उसमें चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं, तो वो क्या है सीबीएसई बेस्ड होते हैं, है ना, तो वो क्या है उन जो सीबीएसई है उसका अधिकार से केवीएस और नवोदय विद्यालय होना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उस पर आ रहा है बेसिकली। और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कि मान लीजिए यूपी है, तो यहाँ पे क्या है जैसे यूपी में यूपी बोर्ड है, तो वहाँ पे वो लोग डिसीजन ले सकते हैं कि वहाँ पे कुछ स्कूल्स की जो मान्यता प्राप्त देना, मान्यता देना स्कूल्स को, और वहाँ के जो बुक्स हैं वो भी उनके अकॉर्डिंग ही होती है। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, इंटरव्यूज टेस्ट एंड इंटरव्यूज फॉर नर्सरी एडमिशन शुड बी डन अवे विद। यानी कि देखिए जो नर्सरी एडमिशन के लिए क्या है यहाँ पे जो टेस्ट लिए जाते हैं या इंटरव्यू लिए जाते हैं उनको ख़त्म करने की बात की गई है कि जो नर्सरी के लिए टेस्ट और इंटरव्यू है वो ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट में आपका द नॉर्म्स फॉर गिविंग प्राइवेट स्कूल्स रिकॉग्निशन नीड टू बी मोर स्ट्रिक्ट टू अवॉइड कमर्शलाइजेशन। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मान्यता देने के लिए, उनको पहचान देने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको क्या है और स्ट्रिक्ट करना है और सख्त बनाना है ताकि कमर्शलाइजेशन को रोका जा सके। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है व्यवसायीकरण, तो व्यवसायीकरण को रोका जा सके, यानी कि जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम ना करें, इसके लिए क्या है रूल्स रेगुलेशंस और भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट, देयर शुड बी नो कंपल्शन फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू कैरी हैवी बुक्स टू स्कूल्स। यानी कि बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो स्कूल में हैवी बुक्स लेकर जाएं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सेवन्थ पॉइंट। तो देखिए सेवन्थ पॉइंट में बात की गई है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन एनी होमवर्क। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं यानी प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, कोई गृह कार्य नहीं मिलना चाहिए। एंड इवन फॉर द हायर क्लासेस इट शुड बी नॉन टेक्सचुअल। बिल्कुल, और ये क्या है कि हायर क्लासेस के लिए भी, यानी कि सिर्फ प्राइमरी क्लासेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हायर क्लासेस की भी बात हो रही है कि उनको भी क्या है बहुत ज़्यादा होमवर्क ना दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा जो रिटर्न वर्क होते हैं ना कि बच्चों को लिखने के दे दिया जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या है हमें वैल्यूएबल एजुकेशन देनी है, क्वालिटी देनी है, हमें ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जाए होमवर्क का। नेक्स्ट आ जाता है इसमें 8 पॉइंट, द टीचर पीपल रेशो शुड बी रिड्यूस टू एटलीस्ट 1:30। यानी कि जो टीचर पीपल रेशो है, यानी कि जो एक क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर टीचर यानी जो आपका अध्यापक है और बच्चों का जो रेशो है वो क्या है 1:30 का होना चाहिए। यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। जैसे कि 40 बच्चे 50 बच्चों पर एक टीचर हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। क्योंकि देखिए हमने ये एनसीएफ में पढ़ा था, एनसीएफ 1988 में पढ़ा था कि उन्होंने बोला था क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि जो हम नई नई चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, वो भी क्या है, टेक्नोलॉजी है, नया है चीज़, तो बच्चों को वो सिखाया जाए। नेक्स्ट है इसमें 10th पॉइंट, इट ऑल्सो रिकमेंडेड मैनी स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए भी इन्होंने क्या है, बहुत सारे स्टेप्स दिए कि आप किस किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 11th पॉइंट। तो देखो 11th पॉइंट कहता है ओनली द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जो मदर टंग है वही क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो भी निर्देशन दिए जा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो क्या है, मदर टंग में होने चाहिए, यानी कि उनकी मातृभाषा में होने चाहिए। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, द कॉम्पिटिशन्स विच रिवार्ड इंडिविजुअल अचीवमेंट शुड बी eradicated because they deprive children of entertaining education, यानी कि जो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें क्या है कि सिर्फ एक बच्चे की अचीवमेंट को देखकर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसको क्या है, उसको ख़त्म करना चाहिए या कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि जो बच्चा है वो एजुकेशन को इंटरेस्ट लेकर नहीं सीख पाता है शिक्षा को, वो सिर्फ क्या कंपटीशन के वे से देखता है कि मुझको खुद को अच्छा करना है। तो एक एजुकेशन को अच्छे से सीखना, समझ के सीखना, तो वो चीज़ अलग होती है, और एक उसको क्या है, रट के बस करते चले जाना क्योंकि आपको एक कंपटीशन विन करना है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 13 पॉइंट, सफिशिएंट फंड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्कूल्स टू परचेज एंड रिपेयर ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि जो स्कूल्स हैं उनको क्या है, सफिशिएंट फंड्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनको फंड्स मिलेंगे तभी क्या है, वो स्कूल्स के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे टीचिंग एड्स हैं, वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनको रिपेयर भी करवा सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड या और ब्लैक बोर्ड का क्लासरूम में होना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर नहीं है तो उसको परचेज़ किया जाए, ख़रीदा जाए, और अगर है और ख़राब है तो उसको रिपेयर किया जाए। तो इसके लिए क्या है, उनको फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो देखिए ये सारी रिकमेंडेशंस थी, सिफारिशें थी कौन की, ये थी आपकी यशपाल कमेटी 1993 की जो रिपोर्ट आई थी। और इसमें देखिए आपको ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो कमेटी थी 1992 में बनी थी, और जो रिपोर्ट आई थी, क्योंकि कमेटी बनते ही रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उसके ऊपर काम होता है पहले, फिर रिपोर्ट आती है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी वो 1993 में आई थी। तो देखिए द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंटाइटल्ड लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि जो रिपोर्ट आई इस कमेटी की, कमेटी को हिंदी में हम समिति बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया गया, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा, अधिगम, बिना बोझ के अधिगम यानी सीखना, इज नाउ रिगार्डेड एज अ सेमिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि अब क्या है, इसको सेमिनल डॉक्यूमेंट माना जाने लगा, यानी कि मौलिक दस्तावेज माना जाने लगा। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है मौलिक दस्तावेज, तो सेमिनल जो डॉक्यूमेंट है उसको मौलिक दस्तावेज बोलते हैं, यानी कि एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया है वो, यानी कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चे जो सीखें वो इंटरेस्ट लेकर सीखें, ना कि उसको बोझ समझ के सीखें। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को सीखते हो तो जल्दी उसको चीज़ को समझ जाते हो और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहता है। बट अगर आप उसको बर्डन समझ के करते हो तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ में रहता है। तो यही इंडियन एजुकेशन में बात की गई, जो भारतीय शिक्षा है उसके अंदर। तो लर्निंग विदाउट जो बर्डन है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कोर्स से है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इंडियन एजुकेशन की बात हो रही है, और उसको जानना कि क्या किस तरीके से आया। देखिए मैंने ईयर वाइज आप लोगों के साथ में रिपोर्ट शेयर की। एनसीएफ 2005 मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एनसीएफ 2005 में बहुत पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बट उसको फिर से रिवाइज करने से पहले मैं चाहती थी कि आप लोग ये लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात है एनसीएफ के अंदर भी होती है। क्योंकि क्या है, जब हम यहाँ पे सेमिनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि मौलिक दस्तावेज की बात कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी चीज़ है।
है ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए देखिए इतनी मेहनत करके इतने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और पॉइंट्स में लाती हूँ सारे, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो सारी चीज़ें। क्योंकि आपको अपने आंसर में भी इसी तरीके से लिखना होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव अगर आपका एग्जाम है डीएड बीएड या एमएड के बच्चों को, तो उनको लिखना पड़ता है पूरा कि आंसर, तो उनको क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए और मेरे साथ में इसी तरीके से बने रहिए। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस हैं वो मिलाती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ, और कोशिश रहती है डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ कुछ ना कुछ। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस और ये चैनल, तो मेरे साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।